वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इरफान जहीर और हम आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में। वर्ल्ड कप गेम उठा दो। अगर हम बात करें तज्जियों की, खबरों की, कहकों की, तो इससे भरपूर ये ट्रांसमिशन होगी और आपका और हमारा साथ रहेगा थ्रू आउट वर्ल्ड कप। तो बस जुड़े रहिए सुनो न्यूज के साथ और देखते रहिए ये वर्ल्ड कप और हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये जैसे एशिया कप की हमने सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की, ये प्रोबेबली उससे भी बड़ी ट्रांसमिशन होने जा रही है इंशाल्लाह। उसकी एक दो रीजंस हैं, वो अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाने से पहले अपने पैनल को मैं कहना चाहूँगा ये 13 एडिशन हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 6 कंट्रीज हम सब जानते हैं ये वर्ल्ड कप का टाइटल जीत चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमें टॉप पे नजर आता है और 5 दफ़ा वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उसके बाद इंग्लैंड की बात करें वो 2 दफ़ा, इंडिया 2 दफ़ा वर्ल्ड कप अपने नाम जीत चुका है, पाकिस्तान 1 दफ़ा, इसी तरह श्रीलंका ने 1 दफ़ा टाइटल अपने नाम किया और हमने देखा कि अभी इंग्लैंड लास्ट टाइम का वर्ल्ड चैंपियन है। और मेरा ख्याल है अब अपने पैनल की तरफ चलें और जो हमें इसमें इनलाइटन करेंगे और पूरा हमारा ये जो वर्ल्ड कप का अगर जर्नी की बात करें तो ये 45 डेज़ का हमारा पूरा आपका साथ होगा और इसके साथ 48 मैचेस खेले जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये तमाम मैचेस में आपको भरपूर किस्म का तजिया प्रोवाइड करें, एनालिसिस कर सकें और तमाम अपडेट भी देते रहें जो कि वर्ल्ड कप से जुड़ी आप लोग सब सुनना चाह रहे हैं। पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाएं तो ओबियसली हमारे साथ एशिया कप का भी पार्ट थे, पाकिस्तान के 92 के हीरो, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, और कमेंट्री जब करते हैं तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरा दुनिया सुनती है। अब सब इनको रैबो के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी चेयरमैन पीसीबी भी है, वन एंड ओनली द लेजेंड रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। सब खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और उनके साथ एक और बड़े शाहकार, मेरा ख्याल है एक और अनदर लेजेंड जो कि 92 के हीरो भी कहना चाहिए। इनकी हिना सबसे कमाल बात यह है कि इनको सब चॉकलेटी हीरो भी कहते थे। हाँ जी, इनके जब जो बॉलिंग करते थे तो बॉलिंग तो शानदार करते ही थे, इनका हेयर स्टाइल, इनके जो बाल हिलते थे और जो इनकी खूबसूरती थी, लुक्स थी, तो सब इनको वहीद मुराद भी कहते थे और क्या खूबसूरत आउटस्विंग करते थे। और इनकी यूनिकनेस की बात करें तो जो भारत के अगेंस्ट हमेशा इन्होंने आउट करना और एक हैट्रिक की, मुझे अभी भी याद है कि 7 विकेट, तो वो इनकी है। और अभी जो रिसेंट इनकी बात करें कोचिंग के हवाले से तो वो तो हम सब जानते हैं कि जब से ये रिटायर हुए तो कोचिंग में वो नाम किया तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। और अभी जो PSL के अंदर लाहौर कलंदर को इन्होंने जो चैंपियन बनाना शुरू किया है वो सबके सामने है। हमारे साथ कोचिंग के कलंदर, जबरदस्त किस्म के प्लेयर और लेजेंड ऑफ ऑल द टाइम, वन एंड ओनली आकिब जावेद। सामने आकिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? वेरी नाइस। एक्साइटेड हैं आप? डेफिनेटली, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट ना हो तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे। वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का आगाज हुआ है, आप हमारे साथ होंगे, रमीज सर हमारे साथ होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब भी वर्ल्ड कप आता है तो 4 साल लोग वेट करते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान में देखें तो एक ही स्पोर्ट्स है, क्रिकेट। सबसे ख्वाहिश होती है फिर से इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा और डेफिनेटली वर्ल्ड कप है, 4 साल बाद आता है जी। 92 को गुजरे खासा वक्त गुजर गया, अब कहते से आगे बढ़ जाए कोई, ऐसे ही हम हर 4 साल बाद में मैसेजेस आ जाते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस डे पाकिस्तान वॉन 92 वर्ल्ड कप। वैसे अब हिस्ट्री रिपीट करने का टाइम आ गया है, 92 को बड़ा अरसा गुजर चुका है। नहीं, ये करारदाद को पुरानी लग रही ऐसे ही है। और हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह दोनों हमारे पैनल साथ होते, बट क्योंकि रमीज भाई से अगर हम जिक्र करें तो ओबियसली हमारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बड़ा ऑनर की बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए, तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी हिना। बिल्कुल, ही इज इन इंडिया और इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे क्योंकि पहले भी हमारी बहुत बड़ी ट्रांसमिशन थी एशिया कप, उसका भी हिस्सा रहे, हमें बहुत अच्छा लगा, एब्सोल्यूट ऑनर था हमारे लिए। हम अभी भी जानना चाहेंगे कि सुनो न्यूज़ का हिस्सा बन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर हम इस ट्रांसमिशन की बात करें, वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के आप कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। एक तो उसकी 2 बड़ी वजह है कि एक तो जो सुनो न्यूज का प्लेटफॉर्म है ये कोई एजेंडा के बगैर शायद पहली दफा ऐसा हो रहा है, क्योंकि एशिया कप में मैंने ये महसूस किया कि जिसको कहते हैं ना कि टू द पॉइंट, ऑनेस्ट कवरेज, ऑनेस्ट ओपिनियंस सुनने को मिले हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्लस है और वर्ल्ड कप में इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो मैं यहाँ मौजूद हूँ
कल पाकिस्तान का मैच है यहाँ हैदराबाद में, और दूसरा ये कि सुनो के प्लेटफॉर्म पे आप खुल के बात कर सकते हैं और दिल की बात कर सकते हैं और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम बेबाक तजज़िये दें। ऑनेस्टली रमीज भाई, हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लास्ट टाइम पूरा सीजन हमने एशिया कप का आपके साथ किया। ऑब्वियसली आप जिस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट, कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, और ये जब पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है ऑब्वियसली हमारे लिए, क्योंकि आप हमारे सुनो का फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें आप। देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा पहले जैसे ऐसे ही किसी ने साइकिल चला ली है तो फिर वो भूलता नहीं है साइकिल चलाना। सो एक आधा सेशन इनिशियली थोड़ा सा टफ होता है, उसके बाद आप फिर फ्लॉलेसली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, ये एनालिटिकल एक तरह से अब गेम हो गई है, उसको रीड करना और उसको डिस्क्राइब करना और फिर ऑनेस्ट ओपिनियंस देना और फिर एंगेज करना व्यूअर्स को कि क्या होने वाला है। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जब आप माइक पकड़ते हैं तो ये आप कप्तानी कर रहे होते हैं उस क्रिकेट मैच की। लोग जो है वो ऑब्वियस सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो स्ट्रेसिंग दी ऑब्वियस। वो पुराना गेम होता था कि बॉल खेली और 1 रन मिल गया, ये नहीं है। ये 1 रन कैसे मिला है और क्यों नहीं मिलना चाहिए था और कैसे वो ये चीज़ें हो गई हैं, अब आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। सो उस लिहाज से अब ज़्यादा मज़ेदार होगी। और ये पैनल बहुत अच्छा है जो यहाँ पे कमेंटेटर्स का है, बहुत सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, एक्स कैप्टन्स हैं, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। सबको मज़ा आएगा इस दफ़ा की कवरेज देख के। इंशाल्लाह, वी आर सुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट दिस ट्रांसमिशन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 बड़े लेजेंड्स के साथ हमें जो है ना ये होस्ट करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे हम तज्जिए, सवालात, क्वेश्चंस और कहकों की भी भाई बहुत भरमार होने वाली है। तो आर यू रेडी? पूरे रेडी जी। अच्छा अखिल भाई, ऑब्वियसली ये एक ट्रेडिशन भी हम देखते चले आ रहे हैं कि जो फाइनलिस्ट होती हैं पहला मैच भी उन्हीं का रखा जाता है, और समहाउ उधर से ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि बड़ा शानदार किस्म का फाइनल हुआ, और शायद दुनिया में कहा जाता है कि वनडे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मैच भी इसको कहा जाता है। कंट्रोवर्शियल भी सबसे बड़ा इसे कहा जाता है। अच्छा, आईसीसी के ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ने काफ़ी बाद में इसमें अपील की कि ये तो बड़ा अनजस्टिफाइड था कि बाउंड्री की बेस के ऊपर आपने उनको फातेह डिक्लेयर कर दिया, एक और सुपर ओवर होना चाहिए या कुछ और रूल्स ऐसे बनाते ताकि मुकाबला होता। एक तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और सेकेंडली जैसे आईसीसी ने अब इस वर्ल्ड कप के अंदर पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि अब सुपर ओवर होता जाएगा, अगर टाई भी हो गया तो एक और सुपर ओवर और सुपर ओवर। तो ये इतनी टेक्निकल गेम है, इसकी आज तक किसके रूल्स जो फाइनली हो पाए और कभी होंगे भी नहीं। इस तरह के ऐसे ऐसे मैच हमने देखे हैं कि फर्स्ट क्लास का हमारा मैच था लाइट बैंक का जी, हमने मैच जो है वो टी से पहले खत्म कर दिया, हम मैच जीत गए। बाद में मैच रेफरी ने कहा कि आपका ओवर रेट स्लो था। अच्छा, उनको इतनी पेनल्टी मिल गई और आप ये जीता हुआ मैच हो ना, अब आप हार गए। तो माजिद खान थे बीसीबी के चेयरमैन, मैंने कहा माजिद भाई ये गेम हो रही है कि कैलकुलेशन कहाँ हो रही, क्या हो रहा है ये। तो इसी तरह देखें ना कि अगर आप सुपर ओवर की तरफ जाते, इसका मकसद क्या है? कभी नहीं होता था, टाई हो जाता था पॉइंट्स, लेकिन जब आपने फाइनल सेमीफाइनल इस तरह की रेस में आते हैं तो फैसला तो गेम के ऊपर होना चाहिए। अगर आप एक सुपर ओवर खेल सकते हैं तो 2 ओवर और क्यों नहीं खेल सकते? और वर्ल्ड कप का फाइनल है, और आप बीच में तो देखिए ये तो इतनी इसके अंदर रूल्स हैं, इसमें से आप कोई भी नुक्ता निकाल लो, उसने ज्यादा छक्के मारे, उसने ज्यादा विकेटें ली, हाँ ठीक है। तो अब ये सारा कुछ फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जी 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 जी। लेकिन वो जो लॉस होना था न्यूजीलैंड को वो तो हो चुका। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो जहाँ था लॉस की बात करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, मेरा मानना यह है कि जैसे कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो ये प्लेयर्स का मालूम होना कितना जरूरी है। और दूसरा, हमने देखा कि हम लास्ट वर्ल्ड कप का जब इंडिया के अगेंस्ट क्रूशियल मैच था, हमारे प्लेयर्स को भी रूल्स का नहीं पता था, बोल्ड हुआ, वो रन ले जा रहे हैं, हमारे अपील करी जा रहे हैं, वो उसी 3 रन की वजह से हम मैच हार गए। अभी रिसेंटली एशिया कप में अफगानिस्तान को रूल्स का नहीं मालूम था और वो समझे कि हम मैच से सुपर स्टेज में जाने 4 में नहीं जा सकते, उन्होंने भी हिम्मत छोड़ दी। तो ये किस तरह एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं कि आप सब रूल्स का मालूम होना कितना नेसेसरी है? देखिए, आप जो सिचुएशंस है ना, वो एट टाइम्स कोई सोच नहीं रहा होता कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अगर पता होता है वर्ल्ड कप फाइनल का फैसला अगर ज्यादा चौके किसने मारे इस पे होता तो सारे उसकी तरफ देखते। मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी गेम है कि ऐसी स्टेज पे चली जाती है कि उस वक्त आप ग्राउंड के अंदर हैं, जैसे उनके साथ साउथ अफ्रीका के साथ 92 में, इसमें सर्टेन ऐसे चीजें हैं कि आपको उधर अपनी लीडरशिप दिखानी है।
नॉलेज तो आप इसका ले लेंगे, लेकिन इसके नॉलेज की जो बुक है ना वो काफ़ी बड़ी है बड़ी बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको याद करना, मैसेजेस जरूरी हैं। अगर बाहर जो टीम मैनेजमेंट है, जी। आज ये वो टीम मैनेजमेंट नहीं है कि बस टॉस करा के बस आप सो गए। ऐसे ही अच्छा आकिब सर, आज की अगर हम मैच की बात करें और टॉस जीतने की बात करें तो जो टीम टॉस जीते उसको क्या फैसला करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, बॉलिंग या बैटिंग? देखिए, जो टॉस है वो पिच देख के ठीक है, उसका फैसला होता है। जब तक आपको पिच नहीं आप देखते, आप फैसला नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो होगी पिच से रिलेटेड। फिर एक नॉलेज होता है आपके पास कि क्या इस ग्राउंड के ऊपर ड्यू फैक्टर है। बिल्कुल। अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर आप पिच को थोड़ा सा बाद में कंसीडर करते हैं। अहमदाबाद, द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, वहाँ पे इस तरह की पिच नहीं होती कि बहुत ज्यादा गुसीम हो। जी। बैटिंग पिच होगी। वैसे भी रीडू किया है इन्होंने पूरे स्टेडियम को भी और पिच को भी। हाँ जी। और अब उसमें फैक्टर ये है कि उसके अंदर ड्यू फैक्टर कितना है, पिच में मॉइस्चर अच्छा, कितना आपने है। बैटिंग पिच की बात की, तो अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। आप इनकी बॉलिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखिए ना, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों में एक एक्स फैक्टर है। बिल्कुल उनके ऐसे पास मार्क वुड है, जी। उनके पास फर्गूसन है। ऐसा ही है। देखिए, ये मैच तो वो जीतेगा जिसकी जो बॉलिंग है वो इफेक्टिव होगी। क्योंकि जब आ जाती है ना इंडियन पिचेस, और ये वाली इंडियन पिचेस बेहतर है, जी। इसमें बाउंस है, बाउंस भी है और स्लगिश नहीं है। स्लगिश नहीं है जी। तो इसके ऊपर आपको ऐसे एफर्ट्स नहीं नजर आएंगे बहुत ज्यादा कि आपको छक्के मारने पड़े। टेक्निकल बैटिंग में 2-2 3-3 चौके लगते हैं, क्योंकि बाउंस है, बॉल आता है, ग्राउंड तेज है। इसमें जो एक एक्स फैक्टर जिस टीम के पास होगा, एक आपके पास तेज बॉलर होना चाहिए, दोनों के पास है। ऐसे ही दोनों टीमों के पास एक रिस्ट स्पिनर होना चाहिए, दोनों के पास है। आदिल रशीद थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस सूदीज ही इज आल्सो अ वेरी गुड बिल्कुल फाइन ऐसे ही। बॉलर। और अच्छी चीज ये है कि स्पिनर की भी बॉल हम जिस तरह पास में देखते थे, मोइन कि वो- अली है उनके हाँ, पास, और मोइन उनके अली पास भी है। सेंटनर इज अ आदिल रशीद उनके पास है ऑब्वियसली। यही क्वेश्चन हम रमीज भाई की तरफ भी करते हैं। ये दोनों साइड लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप खेले और अभी भी ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पहला मैच इनके साथ होने जा रहा है। अच्छा, अपने कंट्रीज में या फॉरेन कंडीशन के अंदर तो बहुत अच्छा खेलती है। रमीज भाई, आपके ओपिनियन में क्या लगता है कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी इन कंडीशन के अंदर, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर? क्योंकि दोनों साइड ने आईपीएल के भी बहुत मैचेस इधर खेले हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसका सैंपल साइज पिच को लेके बड़ा छोटा सा है और कोई ज्यादा लंबे स्कोर नहीं हुए हमें। 160 से लेके 240-50 तक रेंज गई हुई है जो 2-3 मैचेस हुए हैं। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे पेस ने डोमिनेट किया है कंपेयर टू स्पिन। हालांकि इनके पास स्पिनिंग ट्रैक भी होता है, बट और दोनों टीम्स जो है वो बेस कर रही हैं अपनी जो स्ट्रेंथ इनकी जो है वो पेस बॉलिंग है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वाकई गेंद जो है वो बाउंस करता है और सीम करता है तो किसको एडवांटेज मिलता है। दोनों टीम्स फील्ड बहुत अच्छा करती हैं। मसले थोड़े से हैं दोनों टीम्स के रिगार्डिंग फिटनेस। एक निगल हो गई है बेन स्टोक्स को, शायद वो ये मैच ना खेले। इसी तरह से विलियमसन जो है वो फिट तो हैं, 50 बहुत अच्छा किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट कितने फिट हैं, कितने मैचेस उनको लगातार खिलाने हैं। फिर टिम साउदी जो उनके पास एक्सपीरियंस है, गेंद को स्विंग करते हैं, उनका शोर थम है, तो वो क्या खेलते हैं या नहीं खेलते। क्योंकि वर्ल्ड कप में ठीक है फ्रेशनेस तो आती है नए लड़कों के साथ, बट एक्सपीरियंस और नए प्लेयर्स जो हैं ये आपका आइडियल कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों जो विलियमसन और टिम साउदी हैं, ना सिर्फ एक्सपीरियंस इनके पास बल्कि ये न्यूजीलैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं। सो ये टॉम लेथम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो अच्छे लीडरशिप माइंड्स हों ताकि उनको गाइड कर सकें। तो मुकाबला जो है ये पेस का होगा। मुकाबला है जो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक धूम बनी हुई है उनकी टीम की, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। इसलिए कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं वो लाजवाब है। सो उनका इंग्लैंड का जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेट है पहले 6 का। अगर बेन स्टोक्स हैं तो पहले 6 सेट है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर मोइन अली और सैम करन दोनों आ सकते हैं, ये ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ। अगर वोक्स होंगे और वुड होंगे और रशीद होंगे तो उससे फिर ये एक डेप्थ मिल जाती है इंग्लैंड को। जबकि
जो न्यूजीलैंड के वो आगे चल के बात करेंगे कि उनको क्या करना। ठीक हो गया जी। अच्छा आकिब सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आज के मैच की बात करें, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, फिर क्या लग रहा है कि हु इज गोइंग टू विन दिस मैच? जो एक्स फैक्टर्स है ना वो इंग्लैंड के पास ज़्यादा है। जी जिस तरह की पिचेस है ना, हैरी ब्रूक अगर खेल गया जी तो वो तो एक तरफ मैच खत्म कर देते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह से वो कैलेंडर में भी करता है, इंग्लैंड में भी करता है। मेरे एज अगर आप न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखें तो उसमें उतने एक्स फैक्टर्स नहीं, जैसे बटलर जैसा प्लेयर ऐसी पिचेस के ऊपर शुरू हो जाए, फायर पावर ज़्यादा है इंग्लैंड के पास। और पिछले अगर आप देखें तो पिछले दो साल के अंदर 2015 वर्ल्ड कप के बाद जब ये बहुत बुरी तरह हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इन्होंने, ये फ्लूक नहीं है, ऐसे ही इट्स ऑल प्लानिंग। जो वापस आए बांग्लादेश से भी हार गए, बुरी परफॉर्मेंस आई, वापस गए, जाके इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारी प्रॉब्लम क्या, बिल्कुल। फिर वो जो एक मैसेज है वो नीचे काउंटीज तक गया, उन काउंटीज को कहा जाके कि हम फ्यूचर में इस तरह की, इस स्ट्राइक रेट की क्रिकेट खेलेंगे। उसको इम्प्लीमेंट किया गया, 2 साल लगे। उसके बाद फिर इनकी आप टीम देखें कि किस तरफ उन्होंने इम्प्रूव किया है, आइडेंटिफाई करके, ये फ्लूक नहीं, एक प्लान करके उन्होंने अपनी वाइट बॉल जो क्रिकेट है उसको बेहतर किया। तो आई थिंक सबसे इम्प्रूव्ड, सबसे प्रोग्रेसिव टीम जो है वो इंग्लैंड है। और दोनों कप भी इन्होंने अपने नाम किए। ये बेसबॉल जो इन्होंने स्टाइल अडॉप्ट किया, इसके ऊपर भी आपसे डिटेल में टेक लेते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके इंग्लैंड के ऊपर भी बात करेंगे, न्यूजीलैंड पे बात करेंगे, और इफ्तिताई सेरेमनी क्यों नहीं हो सकी इस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, गेम उठा दो। और रमीज सर के पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं। एक बहुत ही टेक्निकल सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है। अगर हम दोनों टीम्स की सर वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो आप बताइए कि आपके ख्याल में कौन से दोनों टीम्स के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या मैच विनर्स साबित हो सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स किस तरह से एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे सकते हैं, कौन से वो प्लेयर्स हैं? देखिए, मैं रिकॉर्ड देख रहा था पिछले 1 साल में दुनिया में नए बॉल पे जिसने सबसे ज्यादा बॉल को स्विंग किया है वो टॉपली हैं इंग्लैंड के। मगर टॉपली जो है एक तो 7 फुट के, मगर वो उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है, उनको फाइट करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि प्रैग्मेटिक अगर व्यू लेते हैं, अगर एक अक्लमंदी का सहारा लेते हैं तो उनको खिलाएं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट खासतौर पर बहुत ही शानदार है। और न्यूजीलैंड के कोई 5 के करीब लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो एक तो इस हिसाब से अगर आप मैचअप्स की बात करते हैं ना, तो पहला तो ये मैचअप बनता है। दूसरा जो मैचअप है वो जो रूट और बोल्ट का है। जो बोल्ट हैं उन्होंने जो रूट की जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है। बहुत दफा उनको आउट किया है, कुछ लास्ट 13 इनिंग्स में 5 दफा आउट किया। उनकी एवरेज भी 20-22 के करीब है बोल्ट के अगेंस्ट। और ऑफ लेट वो फॉर्म में भी नहीं है जो रूट। तो बोल्ट वर्सेस जो रूट का मुकाबला एक देखने वाला है। फिर टॉपली को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं ये भी देखना है। ऑलराउंडर्स क्या इंग्लैंड दोनों खिलाते हैं, सैम करन या मोइन अली को, या एक खेलता है इनमें से। फिर ओपन कौन करेगा न्यूजीलैंड की तरफ से, आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो इनके रेगुलर ओपनर थे वो जो है वो आउट ऑफ फेवर हो गए हैं। तो अब जो प्रैक्टिस मैच खेला न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें रविंद्रा ने 97 रन की इनिंग्स के लिए 72 बॉलों पे। तो वो ऑलराउंडर तो हैं, मगर ओपन बहुत ठीक ठाक करते हैं, बैटिंग भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में 100s हैं। तो शायद न्यूजीलैंड उनको चांस दे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। तो ये चेंजेस हैं। फिर क्या इस सोडी को खिलाना है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर नहीं है, उनके पास सेंटनर है जो कि ऑलराउंडर हैं। इसी तरह से 1-2 और बॉलर्स हैं जैसे कि रविंद्रा हैं, ये भी ऑलराउंडर आ जाते हैं। तो अगर आपने स्पेशलिस्ट की तरफ जाना है तो इस सोडी क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है, ये सवाल है इस मैच में देने वाले। ओके, अच्छा, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछने से पहले ये पूछना चाहूँगा। ऑब्वियसली कल सारी दुनिया की नज़र थी भारत की इफ्तिताई तकरीब के ऊपर कि ये वर्ल्ड कप की किस तरह की, जिस तरह उन्होंने एक हाइप क्रिएट की थी कि बड़ी शानदार किस्म की हम
ओपनिंग सेरेमनी करेंगे और बड़ा कुछ था। पहले हमने वेन्यूज़ का देखा, वो चेंज किए गए, फिर कुछ मैचेस की डेट्स भी चेंज हुई और कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी पहले मैच जो पाकिस्तान ने वार्म अप खेला तो उसमें देखा कि कुछ लोगों ने पिक्चर जो थी वो स्टेडियम की और सीट्स की सोशल मीडिया पे शेयर की, काफ़ी बुरे इंतजाम थे। तो क्या आपको वैसे रीज़न लगती है कि 11th आवर पे ये कहना कि टेक्निकल रीज़न से हम सेरेमनी नहीं कर रहे, तो ये कितना एक डेंटफुल होती है किसी कंट्री के लिए? देखिए टेक्निकली तो कुछ खराब नहीं हो सकता, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी मुल्क अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आज तक नहीं हुआ कि एक चीज़ अनाउंस हो और वो हो ना तो देयर मस्ट बी समथिंग बिगर देन टेक्निकल फॉल्ट। बिल्कुल। तो मतलब आपके कितने मंथ की प्रिपरेशन है? डेफिनेटली। और ये आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, इट्स नॉट लाइक छोटे मोटे क्रिकेट बोर्ड है, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लेकिन दे आर वेरी प्रोफेशनल। ऐसे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी एक्सपीरियंस है उनको। हर साल जो IPL है दैट इज द बिगेस्ट इवेंट इन द ईयर। तो अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस इनटू इट, नॉट ओनली द टेक्निकल। चलें उसको अभी देखते हैं। अभी एक तो ये भी बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान भारत का जो मैच है उस दिन कर दिया जाए, कभी कुछ कह रहे हैं कि सारी की सारी सेरेमनी एंड में लेके आए, तो वो हम इसमें अपडेट लेंगे रमीज भाई से भी। अच्छा, अब टीम की तरफ आते हैं। आके भाई आपसे बेहतर शायद इसका कोई आंसर नहीं कर सकता। टीम का जो बैलेंस बनता है ना, जितना मैं गेम सेंस रखता हूँ या समझ आती है, वो आपका कोई ऐसा ऑलराउंडर होता है जो आके डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे प्राइम एग्जांपल बेन स्टोक की है। बैटिंग करता है तो बेहतरीन बैटिंग करता है, विकेट चाहिए तो विकेट लेके देता है। मिचेल मार्श की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये इस तरह के जो पास में देखे तो अब्दुल रज़ाक थे, जैक कैलिस थे। ये अब ये हमारा अपनी टीम पे तो मैं आपसे सेपरेट बाद में पूछूंगा, इन दोनों साइड के लिए हवाले से बात करते हैं। जैसे अभी रमीज भाई कह रहे हैं कि निगल आ गया है बेन स्टोक को, इनका ना होना कितना डिफरेंस करता है और एक अच्छा ऑलराउंडर एक टीम के लिए कितना सस्ती है? देखिए जब से ये अगर आप न्यूजीलैंड की आप टीम देखें तो जिमी नेशम जब एक प्रॉपर थोड़ी पेस से बॉल भी करते थे, और अब थोड़ी सी उनकी जो बॉलिंग है नीचे गई है, बैटिंग में भी उस तरह का इम्पैक्ट अब वो नहीं क्रिएट कर रहे। तो एक ऑलराउंडर टीम में होना इट्स लाइक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है कि उसने गियर चेंज करना होता है। जब से इंडियन टीम में उनका वो जो ऑलराउंडर आया है, तब से उनकी देखें आप हार्दिक पांड्या की बात उसने कैसे आके चेंज कर कितने गेम वो ऐसी स्टेज पे आते हैं कि आप ऊपर से प्रेशर डालते हैं। एक ऐसा एक इनको कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स। बेन स्टोक ने कितने मैच जो हैं वो सब लोग मान लेते हैं कि अब नहीं जीत सकते, ये चेंज करते हैं, दे आर स्पेशल टैलेंट्स। तो ये कमी है तो पाकिस्तानी टीम में भी इसकी कमी है। और जितनी इफेक्टिव एक ऑलराउंडर होना चाहिए वो न्यूजीलैंड टीम में भी वो नहीं है। जैसे एक मैक्सवेल है, मैक्सवेल उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा एक एक्स फैक्टर है, वो कहीं भी जहां प्रेशर पड़ता है उसको आगे कर देते हैं। मुझे तो उनके सारे ही इम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं। मैक्सवेल की बात करें, मिचेल मार्श की बात करें, स्टोनिस की बात करें, वो तो सारे ही उनके बिल्कुल। अच्छा आकिब साहब, वैसे अगर हम स्क्वाड की बात करें वो तो अनाउंस हो चुका है, बट व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था? दे वर गुड प्लेयर्स लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अब पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, देखिए चाहे कुछ भी हो, आपने जब भी एक प्लानिंग करते हो ना, उसमें इंडिविजुअल्स नाम कौन से हैं इसकी इतनी अहमियत नहीं होती। ऐसे ही आपकी जो 15 की स्क्वाड है ना, उसमें आप बहुत कम मार्जिन होता है। आपके पास 11 खेल रहे हैं, आपके पास 4 रिजर्व में है जी। वो जो रिजर्व में है वो आप ये सोचते हैं कि अगर एक बैटर को कुछ इंजरी आती है तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास स्पिन में अगर प्रॉब्लम आती है तो एक ऑप्शन हो, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम है, और एक आप ये सोचते हैं कि अगर मैं स्पिन ऑलराउंडर जैसे शदाब और नवाज से जा रहे हैं तो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी आपको सीमिंग पिच मिल गई तो आप फिर जैसे नवाज ने तेज बॉलिंग शुरू कर दी, शायद उन्होंने जिंदगी में नहीं की होगी, तो इतने इंपॉर्टेंट मैच में तो बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, द कंपोजिशन इज इम्पोर्टेंट। इस टीम में हर बंदे को यह समझ आ रही है कि मिडिल में विकेट टेकर चाहिए। विकेट टेकर कौन होता है? जिसकी ऐसी एक डिलीवरीज हो या पेस हो, मार्क वुड की तरह, फर्गूसन की तरह,
हारिस की तरह, या आपके पास एक यूनिकनेस मिस्ट्री स्पिनर हो, तो आपके पास इबरार है, आपने उसे नहीं खिलाया, आपने उसको पिछले रिजर्व के अंदर डाल दिया। 6 महीने में या 1 साल में उसका फैसला नहीं किया। मोहम्मद वसीम जूनियर का फैसला नहीं किया कि क्या वो 50 ओवर का बॉलर है, क्या वो 3 स्पेल कर सकता है, बिल्कुल, क्या वो इस बॉलिंग एक्शन से सीम बॉलिंग उसकी हो सकती है, क्या उसकी सीम हिट करती है। तो ये सारे जो फैसले ये आपने 6 महीने कम से कम 6 महीने पहले फैसले कर लेने। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है पाकिस्तानी टीम के वाले से, हम कल तो डिटेल में बात करेंगे ही और गाय बगाए करते रहेंगे। ये जो अप्रोच हमारी माइंडसेट बन चुका है कि हमने यही प्लेइंग 11 खिलानी है और 2-2.5 साल से हमने ऐसे ही किया। कल भी शायद मेरी आपसे बात हो रही थी। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप मोस्टली मैचेस जीत तो गए, बट नुकसान ये हुआ कि जब आपके जो 4-5-6 लड़के डगआउट में बैठे थे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की, और जैसे ही आपका मेन प्लेयर कहना चाहिए बॉलिंग लाइन में नसीम इंजर्ड हुआ, तो आपके जो पिलर थे शाहीन और हारिस भी आपके शटर हो गए। उनको भी समझ नहीं आ रही कि एक जो उनका बैलेंस जैसे लगता है कि आउट हो गया। तो ये जो अप्रोच अपने डगआउट को कॉन्फिडेंस ना देना, ये कितना नुकसान देती है ऐसी टीम को? देखिए, जो टीमों के लिए इंडिविजुअल जो अचीवमेंट्स है ना वो छोटी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में, इंडियन में भी बहुत था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आगे बढ़ गए। नंबर 1 बैटर्स बनूंगा, नंबर 1 बॉलर बनूंगा, नंबर 1 टीम बनूंगा 2 दिन के लिए। एक पहली दफा तो कुछ घंटों के लिए, तो कुछ घंटों के लिए, और फिर हम इसको मेंशन भी करते हैं। जी। जो चैंपियंस टीमें होती हैं उनमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का कोई मायने नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप अपने प्लेयर्स को बचाते हो। आप अगर आप देखें तो ऐसे भी प्लेयर्स हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड उनको कोई लीग नहीं खेलने देता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उनको एक्सपोज नहीं करता, उनके लिए प्लान्स बनाता है, फिर वो बनते हैं एंडरसन, ब्रॉड। अभी देखिए ना, एंडरसन ब्रॉड को 2011 में इंग्लिश बोर्ड ने इनको आप देखें कि कम से कम मेरा ख्याल है कि कैप्टन से भी ज्यादा रिम्यूनरेट किया, उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने अपने ना लीग खेलनी है ना वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का वो और 15 साल से वो सर्व किया उन्होंने। आई थिंक हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास एक ब्रेक आई है तो हमें ब्रेक लेनी है नाजरीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गेम उठा दो। वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। आके भाई, टॉस हुआ और जो एक्सपेक्टेड था, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। एक तो डिसीजन को कैसे देखते हैं, दूसरा कंसीडरिंग दिस फैक्ट के ड्यू फैक्टर की हम बात बार बार कर रहे हैं, और बटलर ने भी यही कहा कि अगर हम भी टॉस जीते तो प्रॉब्ली यही डिसीजन देखते। कैसे देखते हैं इसको? लेकिन थोड़ा सा उसने पिच की तरफ भी देखा था, क्योंकि जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, पहले 6 से 8 ओवर थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा है, और वही आपके पास चांस है। अगर आप 2 विकेटें आपको मिल जाती हैं अर्ली ऑन, तो जो टारगेट 350 की तरफ जा रहा है, अगर आपने उसको 280 270 पे रोक लिया, देन इट्स बी इजियर फॉर न्यूजीलैंड टू चेस डाउन। यस। अब एक चीज़ और भी है कि जैसे ये वार्म अप मैचेस होते हैं ना, तो ये टीमों को, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं। जब आप वार्म अप मैच खेल रहे हैं, उसमें आपके पार्ट टाइमर भी बॉलिंग करा रहे हैं, वो इंटेंसिटी आप नहीं लेके आ रहे गेम के अंदर, और टीमें रिलैक्स हो जाती हो, लोग 350 से कम हुआ तो गए। बट ऐसी गेम इतनी नहीं है। अभी आप देखिए कि कितने कितने सरप्राइज लोगों को मिलेंगे। जी। अब इंग्लैंड के दिमाग में क्या चीज चल रही होगी, ओए 350, 350, 350, और जहां 2 विकेटें गिरी और फिर इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो ये आपको 250, 240 में भी टीमें आउट होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये चैलेंज ये है कि अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल ने सीम होना है, आप किस तरह से बाउंड्रीज आके भाई छोटी हैं, जैसे अभी रमीज भाई ने बताया कि छोटे साइज की हैं, ऑब्वियसली रन बड़े होंगे, बॉल आउटफील्ड बहुत फास्ट है, तो सेफ टोटल फिर भी 350 आपको लगता है, जो हमें आइडिया हुआ प्रैक्टिस मैचेस देख के? देखिए, प्रैक्टिस मैचेस तो आप उनको कंसीडर इस तरह से नहीं कर सकते। वो प्रेशर इस तरह, वो प्रेशर नहीं है। आपके जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो पार्ट टाइमर भी करा रहे हैं, और बैट्समैन जो खेल रहा है उसको आउट होने का डर नहीं है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डर होता है बैट्समैन को आउट होने का, तो जाकर वही निकाल दो। एग्जैक्टली। उसको पता है मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी, 60-70 करूंगा, रिटायर्ड
आउट हो गए वापस चला जाओ। वही प्लेयर होता है, वही बॉलर होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एक एक रन नहीं होता। जी 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 जी। और वही बॉलर है जो छाया हुआ होता है, दिमाग में हल्का सा डाउट आता है, बॉल करानी भूल जाता है। तो जब आप वर्ल्ड कप के मैचेस की बात करते जी। हैं, इट्स नॉट अबाउट बैट एंड बॉल एंड फील्ड, इट्स अबाउट द माइंड मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर। गेम अवेयरनेस, गेम से आगे बढ़ जाती है हाँ, गेम। बिल्कुल। तो अभी आप देखेंगे ये जो सारे हम कह रहे हैं ना 400 रन है। वैसे वार्म अप मैचेस जो है दे आर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू, क्योंकि आपका मोराल combination हाई तो। होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करते हैं, रमीज भाई से भी मेहनत बढ़ते हैं। जी जी। हम ड्यू फैक्टर की बात करें तो हम रमीज सर से भी जानना चाहेंगे कि इन कंडीशंस में ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। आपको क्या लगता है कि ड्यू फैक्टर कितना रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा, कुछ मैचेस में हमने देखा, तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ड्यू फैक्टर रहेगा, खास तौर पे नॉर्थ में रहेगा। जैसे दिल्ली में मैचेस है, वहां पे जरूर हमें पता है लाहौर जैसा मौसम होता है, कुछ मानसून एंड हो रहा है। जैसे हैदराबाद में यहाँ पे ये मानसून का एंड है, मुंबई में मानसून खत्म हो रहा है, मगर लास्ट हफ्ता चल रहा है, तो मैचेस इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो नेट रन रेट है, इसलिए जो डकवर्थ लुइस को सामने रख के भी आपको डिसीजन कई दफा करने पड़ जाएंगे। और मैं तो एक ही ताकीद पाकिस्तान को करूंगा कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह मैसिव डिफीट आप अफोर्ड एक मैच में नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 या 125 में आउट हो गए थे, और वो इतना बड़ा गैप हो गया था नेट रन रेट का, इतने पीछे चले गए थे कि उसके बाद विनिंग स्प्री भी अगर पाकिस्तान को मिली तो वो भी कुछ सेमीफाइनल के लिए कुछ खास पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक खराब मैच खेले थे ये वर्ल्ड कप में। सो खराब मैच नहीं खेलने हैं। तो मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर जो है वो जैसे जैसे आप अक्टूबर का एंड होता जाएगा, नवंबर का शुरू होगा, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पे सब तरफ ही मौजूद होना शुरू हो जाएगा। कोलकाता में भी होता है, और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में भी। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक बड़ी दोनों टीम की प्लेइंग 11 आ चुकी है। दोनों साइड पे बात करें तो देखना पड़ेगा केन विलियमसन उनके कैप्टन जो हैं वो नहीं खेल रहे। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्योंकि वार्म अप मैच तो उन्होंने खेला बट लास्ट वाला नहीं खेला था, बड़ी इंजरी से कमबैक किया। दूसरा, जैसे रमीज भाई कह रहे थे निगल की बात की, बेन स्टोक भी नहीं है। तो बाकी स्क्वाड भी हम अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं, दोनों टीम का स्क्वाड कैसे देखते हैं। इन दोनों का टीम में ना होना, दोनों बहुत बड़े प्लेयर और मैच विनर है। देखिए बेन स्ट्रोक का तो बहुत ज्यादा प्लेइंग 11 भी आ चुकी फर्क है है। जी। ये दोनों टीमों में जो एक्स फैक्टर है वो बेन स्टोक था जी। क्योंकि उनके पास उस लेवल का प्लेयर नहीं है। जी। विलियमसन अगर आप देखें तो पहला मैच जो वो खेले थे उसके अंदर वो थोड़ा सा वो जो आपकी जो नी इंजरी है वो कब टेस्ट होती है, जब आप भाग जी। के रुक के टर्न करते हैं, तो उसमें वो लगे अनकंफर्टेबल। और फिर उन्होंने मैच के बाद पता चलता है जी। कि उसमें कितनी स्वेलिंग है, कितनी स्टिफनेस है। जी जी जी। सो लगता है कि उनको कोई अच्छा, निगल्स या स्वेलिंग हुई है या थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुए हैं। तो उन्होंने कहा शुरू में चांस नहीं लेता, थोड़ा और एक आधा मैच देख के फिर आगे। अच्छा, केन विलियमसन के हवाले से अगर बात करें तो एक ऐसा प्लेयर जिसने शुरू से ही कैप्टनसी की, अगर उसकी आप हिस्ट्री देखें तो वो स्कूल लेवल से, फिर कॉलेज में, फिर क्लब में, फिर अंडर 19 और फिर टीम की क़यादत, एक प्रॉपर एक प्रिपेयर्ड कमोडिटी नज़र आता है। और न्यूजीलैंड की अगर ओवरऑल साइड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बैलेंस साइड नज़र आती है जो कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है। क्या आपको लगता है कि उनका ना होना टीम में कितना डेंटफुल है? और दूसरा, इतनी कंसिस्टेंट होने के बावजूद 2 वर्ल्ड कप के फाइनल ओडीआई के खेले, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता, ये फाइनल क्यों नहीं जीत पाते ओडीआई के? इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि विलियमसन न्यूजीलैंड टीम में उसकी क्या लोग सोचते उसके बारे में, विद इन द टीम क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी टीम से बाबर को निकाल, ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, इतना ज़्यादा वो नहीं सोचते। जैसे अब कई ऐसा मैच हो विलियमसन की तरह, अगर बाबर के मैंने रेस्ट किया है या मुझे कोई निगल है, तो सारे पाकिस्तान में ये लगेगा कि पाकिस्तानी टीम गई। जी। ऐसा ही है। ये तब होता है जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इंडिया वेस्ट इंडीज गई, अपनी ए टीम टाइप नेशनल टीम भेजी, हारे, कितना क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन आज देखो उन्होंने अपनी ऑप्शंस क्लियर कर ली, टीम बना ली। इसी तरह से जो न्यूजीलैंड है वो एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है, और शायद लाहौर से भी थोड़ी छोटी पॉपुलेशन का
फायदा भी है, नुकसान भी है। जी आपको एक बेसिक किस्म के प्लेयर मिलते हैं, लेकिन जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं स्कूल से, फिर वो जब तक न्यूजीलैंड नेशनल टीम से 15 साल नहीं खेल लेते, वो इधर उधर नहीं होते। हमारे जैसे मुल्कों में जैसे केओस में अपॉर्चुनिटी भी होती है और उसमें आपका लॉस भी होता है। इतना टैलेंट आता है, कुदर घूम गया, एक आया उसको 2-3 मैच खिलाए, कैपे बांटी, एंड ऑफ द डे मिला गया, कंसिस्टेंसी हम लैक कर जाते हैं। दूसरी आपने पूछा कि उनका कैप्टनसी का रोल के अलावा इतने कंसिस्टेंट फाइनल भी खेलते हैं बट जीतते नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जो जवाब है ना वो अभी लोग ढूंढ रहे हैं। किसी भी क्रंच मैच में जाके साउथ अफ्रीका का चौक होना जी, पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच खेलना हाँ जी, न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच के आगे न जाना, ये होता है ऐसे है कि आपकी ना नेशन वाइज, टीम वाइज आपके ना एक अंदर चीज, साइकी में चीज बैठ जाती है। जब आप उस माइलस्टोन को पार करने जाते हैं तो वही चीज आपको स्ट्राइक करती है कि डाउट क्रिएट करती है। डाउट इज द ओनली थिंग विच मेक थिंग राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू रॉन्ग। एक ही प्लेयर है, अगर उसके जो बैड फॉर्म कहते हैं ना, एक प्लेयर की बड़ी फॉर्म लगी हुई है, उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। उसके जो बैटिंग के लिए जाता है उसको ये नहीं आता कि वो स्विंग ना हो जाए। हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई दिन ऐसा आता था कि एक एक इंच हमारे कंट्रोल में होता कि यहाँ यॉर्कर मारूंगा, यहाँ मैं उस दिन भी एक जिक्र कर रहा था कि आपकी पीक उस तरह की आ जाती है कि आप कह के टो पे बॉल मार सकते हैं। बिल्कुल मेरे से हुआ है। तो ये आपकी जो डाउट, जब आप कहते हैं ना कि आपने उस दिन इतनी अच्छी बॉलिंग की तो क्या था, आपका हेड क्लियर था। एग्जैक्टली आप किसी भी इंसान को बोलते रोक दो, तुम्हारा एक्सेंट ऐसे नहीं ऐसे है, वो बात करना भूल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। गेम तो फिर आप इस प्रेशर गेम में तो आप उस मौके के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर आप अपने माइंड से खेल रहे होते हैं। जरा सा डाउट आता है, आपको याद आती है पुरानी ऐसे ही है। तो वो चीज उधर स्टक हो जाती है। चलिए रमीज भाई, मुझे इतनी साइंस का पता है। ऐसे ही है, ये साइंस का हम फायदा उठाते रहेंगे जी। अच्छा रमीज भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। भारत की जो पिचेस हैं पास में तो बहुत ज़्यादा स्पिन करती थी, बट अभी भी ये टेंडेंसी इनकी यही है कि स्पिन इसमें अच्छा खासा होगा। अगर दोनों आज की टीम का बैलेंस देखें तो उनके पास आदिल रशीद है, मोइन अली हैं, और इसी कंपैरिजन में अगर न्यूजीलैंड की तरफ देखें तो रविंद्रा हैं, सेटनर हैं और ये सोदी हैं। तो इन दोनों साइड का स्पिन डिपार्टमेंट के बैलेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि फास्ट का तो हमें पता है कि काफ़ी बैलेंस है। देखिए, इंग्लैंड तो चाहेंगे कि वो अपनी बैटिंग थोड़ी सी डीप कर ले और दोनों ऑलराउंडर्स को खिलाए। मेरे ख्याल से सैम करन भी खेलेंगे, लेफ्ट आर्म पेसर है, और मोइन अली भी खेलेंगे, और इनको ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन मिल जाता है। आदिल रशीद की आपने बात की है। अगर बेन स्टोक्स अनफिट हैं तो फिर ये दोनों ऑलराउंडर्स खेल सकते हैं। और फिर जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक जो कि नया बॉल अच्छा करते हैं, चाहे वो बोल्ट हो या टिम साउदी हो या हेनरी हो, ये जो सारे आपके जो है ना, फिर आपके पास बैटिंग जब लंबी आप खिलाते हैं तो फिर, या ऑलराउंडर्स आप इंक्लूड करते हैं, तो फिर आप गदगा जो है ना, जिसको कहते हैं कि शांटा, वो आप इस्तेमाल पहले से बॉल से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज डेवलप हो चुके होते हैं। सो एक तो ये है थ्योरी, और दूसरा न्यूजीलैंड के पास सही है, एक्सपीरियंस तो है। विलियमसन की फिटनेस देखनी है। विलियमसन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, वो एंकर है बाबर आजम की तरह के, वो बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए, और पार्टनरशिप्स करते हैं। मैं समझता हूं कि एक एक्स्ट्रा या एक रेगुलर स्पिनर खिलाने की जरूरत है बिल्कुल न्यूजीलैंड। अच्छा रमीज सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप का फेवरेट है, और अगर है तो क्यों? देखिए, इसलिए है क्योंकि एक तो पिछले वर्ल्ड कप के होल्डर्स हैं, तो ये एक, जैसे मैं हमेशा रिपीट ही कर रहा हूँ अपने आप को, कि ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं तो आप अच्छे मुकाबले याद करते हैं, आप माइलस्टोन्स की तरफ ध्यान दिलाते हैं सब टीम प्लेयर्स का, ताकि उनको हौसला हिम्मत उनकी बंधे।
तो पिछले वर्ल्ड कप के विनर हैं, सब इनको रेट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि थोड़े से एजिंग स्टार्स हैं, शायद 1, 2 या 3 का आखिरी वर्ल्ड कप हो, जिसमें मोइन अली भी हैं, बट वो पीछे अभी इन्होंने दिमाग की चीज़ें ऐसी रखी होंगी। सो और फिर फायर पावर है, देखें बॉलिंग में स्पीड भी है, लेफ्ट आर्म का एंगल है, टॉपली का लेग स्पिन है, मोइन अली की ऑफ स्पिन है, वोक्स की सीम बॉलिंग है, और फिर मार्क वुड की एक्सप्रेस पेस है। इसी तरह से आप बैटिंग देख लें तो एक से एक तुर्रे खान जिसको कहते हैं वो इन्होंने रखा हुआ है, और वो स्पीड जो है ना उससे ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, चाहे वो बॉल के साथ हो या बैट के साथ हो, और फिर ऑपोजिशन जो है ना वो हिल जाती है, क्योंकि उनके जो प्लान्स होते हैं ना, ए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लान बी उसको भी खा जाते हैं, सी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये सिर्फ आई थिंक आउट ऑफ ऑल टीम्स इंग्लैंड के पास ही है। आके भाई इसी हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बड़ी मैं हमेशा इस पर बड़ा एम्फसाइज करता हूँ, वो है गेम सेंस। गेम सेंस ओबियसली हर प्लेयर की लेवल पे तो होती है, बट कैप्टन की गेम सेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और अगर हम बात करें जैसे खान साहब के अंडर आप खेले हैं, या इस पूरे डेकेड की बात करें, तो धोनी को सबसे बड़ा कैप्टन माना जाता है, 3 टाइटल उसने जिताए, कि उसकी गेम सेंस अपने 10 प्लेयरों से तो अच्छी थी, ओपोजिशन से भी 11 प्लेयर से अच्छी थी। तो ये अभी जो करंट लॉट है और जितने भी कैप्टन आपने देखे हैं, इनमें से आपको कौन सा ऐसा कैप्टन लगता है कि यार इसकी गेम अवेयरनेस जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, और इसके पास प्लान ए प्लान बी, और जैसे प्लान सी की बात करें कि इंग्लैंड डिमोलिश कर देता है, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि कई दफ़ा होता है कि जो आपकी जो प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर है ना, कई दफ़ा एक नॉर्मल कप्तान को वो लार्जर देन लाइफ बना दें। यस। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वो जो हारती नहीं थी वर्ल्ड कप 10 साल वो भी या है। वो जब वेस्ट इंडीज हारती नहीं थी, तो उनके पास ऐसे बॉलर थे कि कोई खेलना नहीं चाहता था उनके आगे। और जो जिस तरह की बैटिंग में ऑप्शंस थी ऑस्ट्रेलिया के पास वो 10 साल, जी उनसे कोई उनको बॉल नहीं कराना चाहता था। ठीक है, तो इसमें कैप्टन का रोल होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि एक चीज़ को कैप्टन को जज करना है, तो जब वो आया था तो टीम कहाँ थी, और जब वो आया है तो अगले 2, 3, 4, 5 साल में टीम किधर है। हाँ। कैप्टन वो अच्छा है जिसके पास विजन है, डे टू डे काम नहीं वो करता, बिल्कुल ऐसे वो ही। बनता है, वो सोचता है कि मैंने टीम को गंगूली ने शुरू किया, बिल्कुल गिरी हुई टीम थी, बिल्कुल गंगूली ने शुरू किया, और वहां से पकड़ के धोनी ने उसको ऊपर ले गया, वहां तक ले गया कि बाकी टीमें बहुत नीचे रहेंगी। इसी तरह से इन में अगर मैं देखता हूं तो रोहित शर्मा में धोनी नहीं नजर आता, गंगूली नहीं नजर आता, बट इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, कैप्टन। बाबर भी एक अच्छा कप्तान है, बट नॉट दैट विजनरी कैप्टन। बटलर इज नॉट दैट, आई डोंट थिंक कि उस इसमें दूसरा क्वेश्चन आके भाई ये आता है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये है कि बॉर्न कैप्टन है जी, ये बंदा तो बॉर्न, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और ये तो हर जगह अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके आ जाता है। दूसरा स्टेट ऑफ माइंड ये है, जो अक्सर प्लेयर भी हमारे एक्स क्रिकेटर बात करते हैं कि जी बॉर्न कैप्टन नहीं होता, ये तो आप लर्निंग के कर्व है और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते जाते हो, तो लर्निंग कैप्टन होते हैं। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट को एंडोर्स करते हो? देखिए, अगर आपने शुरू से किसी को कैप्टन बना दिया, तो शुरू में क्लास में बेहतर होगा उसको मॉनिटर बना देते हैं, फिर वो स्कूल के ट्रायल्स होते हैं, हाँ। उसको आप कैप्टन बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये कैप्टन का अगर रोल देखें ना, तो अगर सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर सोचा जाए तो बहुत बहुत कुछ है। yes। ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि पहला ओवर कौन कराएगा, बोल्ट कराएगा, हाँ, फिर सऊदी कराएगा, फिर बीच में सीमर आएगा, फिर 2 स्पिनर्स आएंगे, फिर एंड में वही डेथ बॉलर्स होते हैं। ऐसे ही। ठीक है, बहुत कम होता है कि कप्तान आके कुछ ऐसी गेम को बदल दे। कप्तान का काम सिर्फ ओवर देना नहीं है, कप्तान का काम है एक ग्रुप को एक विजन के साथ मैनेज करते हुए उनके अंदर इतनी अपनी एफर्ट डाले जी, ऐसी एक टीम बनाए, अपनी एक एक बच्चे को चुन के बना के उसके ऊपर इन्वेस्ट करे, ताकि वो सारी टीम जो है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और इसको इजी अगर मैं पूछना चाहूँ कि
अब ऑब्वियसली आप पीएसएल के अंदर बात करें तो लाहौर के अंदर जहाँ बहुत डाउन और अंडर थी, उसके बाद एकदम अपलिफ्ट की, और आपका रोल तो ऑब्वियसली था ही था, 50% शहीन के रोल में भी उसको एंडोर्स किया। तो आपने ऐसी शहीन से क्या बात की, या पिक करते हुए क्या आपके माइंड में था कि शहीन को कैप्टनसी देनी चाहिए? आपने बड़े से बड़ा नाम भी रख के देख लिया, फखर को भी दिया, ब्रेंडन को भी दिया, अजहर अली को भी दिया, इसने ऐसा क्या आपने देखा और इसने करके वो दिखाया जो बाकी नहीं कर सके? देखिए, इसको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि आपने यंग एज में उसकी क्रिकेट खराब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं देखा कि जब सुहेल अख्तर को कैप्टन बनाया तो ही वाज द वाइस कैप्टन। एग्जैक्टली 2 साल आपने इसको, अच्छा जो लीडर होता है ना, वो उसको बताना नहीं पड़ता कि तो लीडर और या उसको भी बताना नहीं पड़ता कि मैं लीडर हूँ। हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अप्रोच, आपकी सोच, आप किस तरह से दूसरे यंगस्टर्स को, जिस तरह ज़मान आता है या जिस तरह से और हारिस को वो गाइड करता है, जो लीडर होता है वो खुद ही बता देता है कि मैं आ गया हूँ, और वो नज़र आता है अपने एक्शन से, अपनी वर्ड से, अपनी परफॉर्मेंस से, और वो लोगों को लेके चलता है। जी। जो इंडिविजुअल होता है वो कप्तान भी बन जाएगा, वो इंडिविजुअल पहले रखेगा, लीडर के लिए टीम कम फर्स्ट। ऐसे ही है। ठीक है, एक नॉर्मल जो सिखाया हुआ कप्तान है, वो चाहे 20 साल उसको सिखा लो, इट्स अप्रोच। यस, वो पहले अपने आप को रखेगा, फिर टीम को रखेगा। लीडर पहले टीम को रखेगा, फिर अपने आप के बारे में सोचे। अच्छा, ये आपकी बात से ना वो एक मेरे माइंड में आ रहा है, कल सारे कैप्टन के साथ जब वो एक सेरेमनी हुई तो सबसे डिस्कशन और रवि शास्त्री ने की, तो यही सेम चीज़ उसने कहा, रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल 100 नहीं देख रहे कि मैंने कितने किए, विराट ने कितने किए, हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं टीम की विक्ट्री। तो ये एक समहाउ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे बैटर रैंकिंग के चक्कर में पड़ गए, नंबर 1 रहना है। सेल्फिश अप्रोच आ जाती है कि ये क्या नेचुरल होता है, ये आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में प्रॉब्लम आ जाता है कि आप अपने उस डगर पे लग जाते हैं? देखिए, यहाँ बिकता है ना, यहाँ बिकता है, क्योंकि आपने कोई मैच नहीं छोड़ना। जब आप ज्यादा मैचेस खेलेंगे, हर मैच खेलेंगे, छोटी टीम से बड़ी टीम से, होम अवे, तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। एक प्लेयर जो है वो सिर्फ अपना वर्कलोड मैनेज कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट मैचेस खेलूंगा, दूसरों में नए बच्चों को, नए प्लेयर्स को चांस दूंगा। जितना कम खेलेंगे रैंकिंग उतनी नीचे जाएगी। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपकी टीम में कितने वर्ल्ड नंबर 1 है, बट डज मेक डिफरेंस कि आपने आखिरी वर्ल्ड कप कब जीता as और team अगला आपकी जीतोगे performance कब, कितनी ज्यादा और अगला जीतोगे कब। बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई, पूरी टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है। और बिल्कुल आपने भी सही कहा, हमारी टीम के कुछ प्लेयर्स थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं टाइम्स। खैर, पर भी हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहेंगे और तज्जिया लेते रहेंगे, लेकिन अभी हम रमीज सर का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने कॉमेंट्री के लिए भी जाना है, सो गुड लक एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन गेम उठा दो, वर्ल्ड कप गेम उठा दो। और आकिब सर का मैं जाते जाते ना वैसे कमेंट लेना चाहूंगी, ताकि जो पोस्ट मैच एनालिसिस है या पोस्ट मैच डिस्कशन है उसमें फिर इस पे खुल के बात हो। जल्दी से बता दीजिए हु इज गोइंग टू विन। एक टीम का नाम लेना है, कोई आपने उस पर डिस्कस नहीं करना, फिर हम पोस्ट मैच आपसे इस पे बात करेंगे। अभी व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इरफान साहब? मुझे लगता है न्यूजीलैंड के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि चेस कर रहे हैं, तो उस वजह से। चलिए मैं भी फिर न्यूजीलैंड ही बोल दूं। आप हमारे अगेंस्ट बोले ताकि कोई अपोज करती हूं जी, करे। इंग्लैंड इज गोइंग टू विन। चलें, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच आकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे मिड ब्रेक में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।